हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आर के राजपूत से है। और ये हम लोग का टॉपिक नंबर 8 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हम लोग के लिए, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग के पास साइन वेव है और साइन वेव का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि इस वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट हर्ट्स और दूसरा जो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हम लोग ग्राफ में यूज़ करते हैं, यानी वेव फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक साइन वेव बनाता हूँ, तो ये हम लोग का साइन वेव है। और अगर यहाँ पे हम लोग रेडियन पर सेकेंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हमारा कोई भी बॉडी ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। जैसे बाइक का टायर हो गया या फिर हम लोग का सीलिंग फैन हो गया, ये क्या होता है, एक अपने ही एक्सिस पे ये गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ गोल गोल घूमेगा अपने ही एक्सिस पे, उसका अगर फ्रीक्वेंसी मेज़र करना होगा तो उसमें हम लोग रेडियन पर सेकंड लिखते हैं। और अगर हम लोग वेव फॉर्म का मेज़र करेंगे तो एक तरह से यहाँ पे हर्ट्स लिखते हैं। देखिए, ये जो हमारा हाफ पॉजिटिव और ये हम लोग का हाफ नेगेटिव अगर मिला देंगे तो एक तरह से सर्कल बन जाएगा ना। यानी ये हमारा जो कन्वर्ट होगा ये किस में होगा, रेडियन पर सेकंड में हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि अभी हम लोग का यहाँ पे हर्ट्स में दिया हुआ है, अब हम लोग को यहाँ पे रेडियन पर सेकंड में, नहीं अगर ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो इसमें इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो आपको पता होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ओमेगा इक्वल टू होता है हम लोग का 2 पाई एफ, जहाँ पे हम लोग का 2 पाई कांस्टेंट है और एफ यहाँ पे दिया हुआ है 50। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा हमारा 100 पाई। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड और डिग्री में भी कन्वर्ट करने के लिए कभी दे देगा आपको दूसरे क्वेश्चन में, तो ये भी ज़रूरी है। देखिए, ये हमारा सर्कल है, तो इस सर्कल में यानी एक रिवॉल्यूशन घूमिएगा तो हम लोग को कितना डिग्री मिलेगा, 360 डिग्री का रोटेशन मिलेगा, है ना। और ये रेडियन पर सेकेंड को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ये पूरा पूरा सर्कमफेरेंस है, यानी 360 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई। यानी 2 पाई बराबर इधर डिग्री है तो डिग्री में हम लोग लिखेंगे 360। अब यहाँ से एक निकाल लेते हैं, यानी एक पे निकालना हो तो कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब हम लोग को यहाँ पे कोई भी रेडियन निकालना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अब रेडियन निकालना होगा। ठीक है, कोई भी रेडियन यहाँ पे वैल्यू दिया होगा तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का फार्मूला हुआ रेडियन में, आई मीन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का। और उसी तरीके से अगर आपको डिग्री में यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकेंड में, तो इधर लिखेंगे 360 डिग्री बराबर 2 पाई। तो एक डिग्री बराबर कितना होगा, 2 पाई बाय 360। अब यहाँ पे कोई भी डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री जिस पे भी निकालना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई बटा 360 गुने डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हम लोग का कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में जब हम लोग 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का करंट देते हैं तो ये हम लोग को रिएक्टेंस देता है 20 ओम का। अब क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज दे दें यानी बढ़ा दें, तो इस सिचुएशन में हम लोग का रिएक्टेंस जो होगा वो क्या होगा। देखिए कैसे बनेगा। मान लेते हैं आपके पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं यानी अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के हिसाब से 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। और ये हम लोग का यहाँ पे सी लिख देता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो हम लोग का जो एक्सी है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है हम लोग का यहाँ पे 20 ओम है। इसको हम लोग केस 1 मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको पता है एक्सी जो होता है हमारा 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब केस 2 में अभी हम लोग का जो कैपेसिटर है ये तो सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग बाजार से लाए हैं कैपेसिटर, तो उसका तो वैल्यू चेंज नहीं होगा ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग का जो कैपेसिटर था वैसे का वैसे ही है, बस यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे रहे हैं एक तरह से, यानी 100 हर्ट्ज कर दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग को एक्सी का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले वाले केस में यहाँ से सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सी बराबर है और यहाँ पे भी सी बराबर है। ठीक है, दोनों कैपेसिटर का वैल्यू सेम है। यहाँ से सी का इक्वेशन क्या होगा, ये आ जाएगा हम लोग का 1/2 पाई एफ एक्स सी।
ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पे भी देखिए एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी, और यहाँ से सी बराबर क्या होगा 1/2 पाई एफ गुने एक्स सी। अब ये और ये दोनों सेम वैल्यू है, क्योंकि कैपेसिटर का तो हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को बराबर कर दे रहे हैं, यानी C बराबर C। तो इधर हम लोग का 1/2 पाई एफ, और यहाँ पे एफ का वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट 50 है पहले के वाले केस में, और यहाँ पे एक्स सी हम लोग को मिल रहा है 20 ओम, बराबर 1/2 पाई एफ की जगह यहाँ पे 100 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग का एक्स सी जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 50 से ये 100 कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ से ही कट जाएगा 10 बार में, यानी 1/10 बराबर 1/एक्स सी। अब इसको इंटरचेंज कर देंगे तो एक्स सी बराबर हम लोग कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे इस तरह का जो भी बेसिक क्वेश्चन होगा इसको मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, बहुत ही बेसिक है ये। यहाँ पे बोल रहा है द पीरियड ऑफ वे वीज़ा, यानी पीरियड को डिफाइन करना है, तो इसका आंसर सिंपली बी हो जाएगा, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं ये हम लोग का एक एसी साइकिल है, और इसको यानी एक कंप्लीट साइकिल होने में जो भी हमारा समय लगता है इसी को तो कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड। ठीक है, वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक हम लोग का एसी करंट है, और इसमें हमारा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, यानी टाइम डोमेन में जो हमारा इक्वेशन होता है ये हमारा दिया हुआ है। अब बोलता है कि इस करंट को 100 एम्पियर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, या फिर 100 एम्पियर तक ये पहुंचेगा तो कितने सेकंड के बाद पहुंचेगा, ये हम लोग से पूछा है। तो हम लोग का जो इक्वेशन होता है आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ पे दिया हुआ है आई बराबर 200 साइन 100 पाई टी। अब बोलता है कि करंट का वैल्यू हम लोग का 100 एम्पियर होगा, तो इस समय हमारा टी का वैल्यू यानी कि ये वाला वैल्यू हम लोग को बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे आई की जगह लिखते हैं 100, क्योंकि 100 एम्पियर चाहिए हम लोग को। 200 था वैसे का वैसे ही रहेगा, साइन 100 पाई टी। देखिए इस 200 को मैं इधर ला रहा हूँ तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 100/200 बराबर साइन 100 पाई टी। यहाँ से काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 100 पाई टी। अब देखिए साइन 30 को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/2, यानी 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा साइन 100 पाई टी। और ये साइन 30 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 को हम लोग पाई/6 लिख सकते हैं ना, यानी साइन पाई/6 लिखेंगे, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री, और 6 का मतलब 6, और इसको काट दीजिएगा तो कितना होगा 30 डिग्री के बराबर होगा ना, यानी साइन 30 डिग्री बराबर है हमारा साइन पाई/6 के। तो इसका मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन पाई/6 बराबर साइन 100 पाई टी। और ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इधर वाला वैल्यू और इधर वाला वैल्यू हमारा कट जाए, तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 1/6 बराबर 100 टी, तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा 1/600, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इतने सेकंड में हम लोग को 100 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हम लोग के पास हीटर है, और इस हीटर का यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है 220 वोल्ट 100 किलोवाट। अब यहाँ पे हम लोग से पूछा है कि ये जो रेटिंग में 230 वोल्टेज दिया हुआ था इससे हम लोग क्या समझते हैं, नहीं कौन सा वोल्टेज है, तो ये हम लोग का हमेशा आरएमएस वोल्टेज होता है, और आरएमएस वोल्टेज हमारा डीसी के बराबर होता है। ठीक है, यानी डीसी वोल्टेज के बराबर होता है। ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आपको पता होगा जब भी आप डीसी सर्किट पढ़ते हैं तो उसमें जो भी हमारा करंट होता है 5 एम्पियर हो या फिर 5 वोल्ट हो, यानी वोल्टेज या फिर करंट जो भी हो, उसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से डॉट करते हैं, यानी 5 है तो 5 ऐसे कांस्टेंट रूप में फ्लो हो रहा होगा। लेकिन एसी की जब बात करेंगे तो एसी में हमारा क्या होता है, हमेशा हर एक सेकंड के बाद, यानी हर एक
टाइम के बाद अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू चेंज होता रहता है। ये हम लोग का यहाँ पे कम था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, फिर घटने लगा इस तरीके से, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को लिख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हमेशा ये घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आरएमएस वैल्यू यूज़ करते हैं। और आरएमएस वैल्यू जो होता है हमारा डीसी के इक्विवेलेंट होता है। यानी डीसी में अगर 5 वोल्ट है तो एसी में हमारा जो 5 वोल्ट होगा ये हम लोग का आरएमएस वोल्टेज ही होगा। ठीक है, यानी इफेक्टिव वैल्यू इसको कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग के पास दो साइनोसोडियल वेवफॉर्म है और इन दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अब बोलता है यहाँ पे हम लोग फेज सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो फेज सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम लोग को आउटपुट में क्या मिलेगा, तो ये हमेशा मिलेगा हम लोग को साइनोसोडियल वेवफॉर्म ही, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ये भी हम लोग का सेम होगा। देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले थोड़ा एडिशन समझ लेते हैं कि दो वेव को हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी दोनों वेव का सेम है, तो ये पहला वेव है, मान लेते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोग का 50 हर्ट्स है। तो ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ से दूसरे वाले वेवफॉर्म को भी स्टार्ट करेंगे, तभी तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा ना। ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड हमारा अलग अलग है, तो इस वेवफॉर्म का मैं एम्पलीट्यूड थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग का छोटा वेवफॉर्म है। तो इन दोनों को, यानी ये हम लोग का पहला वेवफॉर्म हुआ और ये हमारा दूसरा वेवफॉर्म हुआ, जब इन दोनों को ऐड करेंगे यानी एडिशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो हमारा वेवफॉर्म होगा ये, इतना तो वेवफॉर्म इसी का था और ये और जुड़ जा रहा है, तो ये हम लोग का वेवफॉर्म जो होगा इसमें ये हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होगा हमारा ये सेम होगा। ठीक है, यानी जहाँ से ख़त्म हो रहा था और जहाँ पे एंड हो रहा था वो हम लोग का सेम होगा। बस यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। लेकिन वही सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्शन देखिए कैसे होगा। ये मान लेते हैं हम लोग का पहला वेव फॉर्म है और ये हम लोग का दूसरा वेव फॉर्म है। फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो एम्पलीट्यूड मैं इसका लो कर देता हूँ। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है हम लोग को। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग को जस्ट उल्टा जाना होगा ना, तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा। इसको मैं यहाँ से नीचे से स्टार्ट करता हूँ, इसका एम्पलीट्यूड कम रखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम रखा गया है, यानी डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखिए, ये हम लोग का हाफ पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे हम लोग का हाफ नेगेटिव है। अभी क्या होगा, हम लोग का माइनस हो जाएगा ना इन दोनों को जब एक साथ कंबाइन करेंगे हम लोग तो। और जब आप इसको एक साथ कंबाइन कीजिएगा, इसके सामने लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का छोटा है, वेवफॉर्म छोटा है, तो ऊपर में हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा, है ना, बहुत छोटा सा पॉजिटिव मिलेगा ये इस तरीके से। कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से चलेगा ना ये। और नीचे का देखिए, तो नीचे का ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाए तो नीचे में क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा। ठीक है, यानी आउटपुट में हमारा ये वेव फॉर्म मिला, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है ना। जहाँ पे ये जितना देर में ख़त्म हो रहा था या फिर स्टार्ट कर रहा था, वही उतना ही देर में भी अपने आप को स्टार्ट करेगा और जीरो करेगा। ठीक है, और ये जो मेथड है ये हम लोग यूज़ करते हैं नॉइज़ को कैंसल आउट करने के लिए, डिजिटल नॉइज़ को कैंसल आउट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग का नॉइज़ था, ठीक है, ये नॉइज़ था इस तरीके का। अब हम लोग को इसको कैंसल आउट करना है यानी जीरो करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट 180 फेज शिफ्ट का, यानी जिस हिसाब से ये चल रहा है उसी हिसाब से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग एक तरह से यहाँ पे सिग्नल लाते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे से माइनस होकर के कैंसल आउट कर देगा। देखिए, ये हमारा जो वेव था यहाँ पे कितना पतला हो गया, छोटा हो गया ना एक तरह से। ठीक है, तो नॉइज़ को कैंसल आउट करने के लिए हम लोग वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर्म फैक्टर को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो फॉर्म फैक्टर हमारा होता है आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। अब थोड़ा समझते हैं कि फॉर्म फैक्टर हम लोग पढ़ते क्यों है। तो अभी तक आपको पता होगा कि हमारा जो करंट होता है ये दो तरह का होता है, एक हमारा डीसी और एक हमारा एसी। ठीक है, तो एसी हम लोग हमेशा जनरेट करते हैं, और इस एसी को हम लोग को कभी-कभी क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है डीसी में, क्योंकि जैसे हमारा डीसी मोटर हो गया, जितना भी ट्रैक्शन है वो डीसी पे काम करता है, अलग-अलग इक्विपमेंट है डीसी का। तो जब हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ रिपल्स आता है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, या तो डायोड लगा करके या तो फिर थायरिस्टर लगा के, या फिर जो भी हमारा अदर मेथड है, एमजी साइटिस जितना भी हमारा कन्वर्टर है। तो जब हमारा एसी डीसी में कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रिपल्स होता है। रिपल्स कहने का मतलब हमारा प्योर
एक तरह से डीसी नहीं मिलता है हम लोग को, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है, फिर एक तरह से नॉइज़ समझ लीजिए। ठीक है, रिपल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से हमारे लिए हानिकारक है, तो इसको हम लोग हटाएँगे ना, रिमूव करेंगे। तो जो रिपल्स होता है, ये रिपल्स कितना आ रहा है इसमें, उसको डिफाइन करने नहीं, उसको समझने के लिए या फिर उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म फैक्टर। और ये फॉर्म फैक्टर हमेशा यूनिटी होना चाहिए। अगर हमारा ये डीसी है, यानी प्योर डीसी है, तो प्योर डीसी का जो फॉर्म फैक्टर होता है ये हमेशा 1 होता है, यूनिटी, आपको याद रखना है हमेशा। लेकिन जो एसी से हम लोग को डीसी मिलता है, यानी कन्वर्ट करके जो भी डीसी मिलता है, इसका रिपल फैक्टर हमारा 1 से अधिक होता है। इसीलिए फॉर्म फैक्टर जब आप पढ़िएगा तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आता है 1.11, ठीक है, एसी का। क्योंकि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, यानी वी एवरेज। मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे यहाँ पे। तो आरएमएस वैल्यू कितना होता है साइन का, 0.707, और यहाँ पे एवरेज वैल्यू यानी मीन वैल्यू ये होता है 0.636। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 1.11। तो ये भी वैल्यू आपको याद रखना है। अब देखिए, मान लीजिए आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो गया। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, ये तो मैंने अभी चूज कर दिया, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि एवरेज वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू भी कोई बच्चा मार सकता है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि आर फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होता है, देखिए फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होता है ये हमारा कितना होता है, 1.11 होता है। तो इसमें आपको एक तरह से हेल्प मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, फॉर्म फैक्टर बराबर अगर आप सी ऑप्शन चूज करते हैं, यानी एवरेज वैल्यू हमारा कितना होता है 0.636 डिवाइडेड बाय हमारा क्या है आरएमएस वैल्यू है, तो आरएमएस वैल्यू हमारा कितना होगा 0.707। लेकिन अगर आपके माइंड में पता होगा कि हमारा ये जो एवरेज आता है इन दोनों का रेशियो ये होता है हमारा 1.11, तो अगर आप ये चूज करते हो इस पे बैठा के देखिएगा, देखिए जो न्यूमरेटर है हम लोग का ये छोटा है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा हमेशा, यानी 2/5 कीजिएगा तो ये हमेशा क्या होगा, कम, एक से कम आएगा ना वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा ये 1 से कम होगा। तो आप यहाँ से सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ये जो फॉर्म फैक्टर का जो मैं ऑप्शन चूज कर रहा हूँ ये गलत है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो इस वैल्यू को आदि याद रखिएगा हमेशा माइंड में, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारे पास साइन वेव है और इस साइन वेव का पीक वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 200 वोल्टेज दिया हुआ है। अब हम लोग से पूछा है एवरेज वैल्यू। देखिए, यहाँ पे साइन वेव है, तो साइन वेव का आपको पता होगा एवरेज वैल्यू यानी वी एवरेज बराबर होता है हम लोग का 2 Vm/पाई। अब ये याद करने का कैसे रहेगा हम लोग को माइंड में, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब आप साइन वेव बनाइएगा तो साइन वेव हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल एक तरह से यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो एक कंप्लीट साइकिल में हम लोग कितना आ रहा है, ये हाफ पॉजिटिव और ये हम लोग का हाफ नेगेटिव, यानी उस बेसिस पे हमारा ये 2 आ गया। और वी एम यानी मैक्सिमम वैल्यू, और ये पाई है, वही हाफ वेव की बात करेंगे। तो हाफ वेव मतलब ये इतना ही, ठीक है। तो हाफ वेव में हमारा जो वी एवरेज होता है ये हम लोग का होता है Vm/पाई सिर्फ। ठीक है, तो मे भी आपको याद हेल्प मिले इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का वी मैक्स दिया हुआ है, यानी 200 गुने 2 कर देंगे और भागा दे देंगे पाई से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 127.4 वोल्ट। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में आपको कैलकुलेशन अगर नहीं करना आता है तो इसको भी मैं बता देता हूँ। ये दो दूरी कितना होगा, 4, यानी 400/पाई हो जाएगा। पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14। ठीक है, इसको आप ऊपर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा आगे में। और इसको हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये 400 है, तो 400 को एक बार में रखेंगे हम लोग, है ना। इसको भागा दीजिएगा इस तरीके से, तो कितना बार में एक आ जाएगा, है ना, एक बार में ही लगेगा ना, सीधे सीधे। तो ये सी ऑप्शन होगा नहीं, डी ऑप्शन आपका होगा नहीं। अब बचा इन दोनों ऑप्शन में से, तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको सिंपली चूज करना है। एक बार और कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग का एक साइन वेव है और इस साइन वेव का आरएमएस वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 100 एम्पियर। अब हम लोग से पूछ रहा है यहाँ पे पीक वैल्यू। तो आपको पता होगा साइन वेव का आरएमएस वैल्यू बराबर होता है आई मैक्स बाय √2। हम लोग से आई मैक्स पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे, यानी RMS गुना √2। यानी हम लोग क्या करना होगा, 100 को √2 से गुना करना होगा, और 100 गुने √2 का वैल्यू होता है 1.141। ठीक है, 41। ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, या फिर जितना भी डाटा दिया हुआ है उस बेसिस पे हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सा वेव फॉर्म जो है हमारा लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ।
और इस तरह का क्वेश्चन आगे में एक और है, तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर यहाँ पे कुछ और डाटा दिया रहता तो हम लोग कैसे बता सकते थे कि ये कौन सा लैग कर रहा है या फिर कौन सा हमारा लीड करेगा। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग के पास दो वेव है और दोनों वेव फॉर्म का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इन लोग का जो फेज़ है ये जस्ट अपोजिट है। तो इन दोनों के बीच में हमारा फेज़ एंगल पूछा गया है कि फेज़ एंगल क्या होगा। देखिए, मान लेते हैं हम लोग के पास ये वेव फॉर्म ए है और इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो हमारा दूसरा वेव फॉर्म है इसको यहाँ पे ऐसे समझते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है तो जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से, लेकिन जस्ट अपोजिट है। अपोजिट कहने का मतलब ये इस तरीके से, ठीक है, यानी उल्टा जस्ट। तो इन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट कितना का है, तो ये हम लोग का 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री कैसे होता है इसको समझने के लिए यहाँ पे मे भी आपको दिक्कत होगा, ऐसे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोग का एक साइनोसोडियल वेव फॉर्म है, और इस वेव फॉर्म में मैं आपको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट करके दिखाता हूँ। तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कैसा होगा, यहाँ से लेकर के, यानी ये पीछे से स्टार्ट हुआ होगा, है ना, यानी यहाँ से आ रहा होगा कहीं से, समझ रहे हैं। अब इसको आप ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट था तो इन दोनों के बीच में इतना ही गैपिंग है, समझ रहे हैं, इतना ही दूर से आगे पीछे हो रहा है ये। लेकिन अगर इन दोनों वेव फॉर्म को मैं एक साथ रिप्रेजेंट करके दिखाऊं आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ को। ये हम लोग का पहला वेव फॉर्म और ये हम लोग का दूसरा वेव फॉर्म, ठीक है। यानी इसमें 90 डिग्री का और फेज शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या होगा, ये वाला आगे भाग जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, यानी इन दोनों का वेवफॉर्म इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली पकड़ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हमारा 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और 90 डिग्री फेस शिफ्ट में हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू किस वेव का सेम होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का स्क्वायर वेव का होता है, और इसको याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम लोग का जो स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए और ये भी ए। तो उस बेसिस पे ऑल साइड इक्वल, तो उस बेसिस पे यहाँ पे जैसे ही आपसे पूछेगा आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू किसका इक्वल होता है, यानी बराबर होता है या फिर सेम होता है, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर वेव का। तो ये बस थोड़ा सा ट्रिक आप माइंड में रखिएगा, नहीं आपको आ रहा होगा तो सिंपली स्क्वायर वेव पे आप रिस्क ले सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग का फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में किसी भी सर्किट में कितना होगा कि वहाँ पे जो पावर कंज्यूम होगा वो सबसे कम होगा। यानी एक तरह से कॉस फाई का वैल्यू क्या रखेंगे कि उस सर्किट में पावर जो कंज्यूम होगा ये हमारा मिनिमम होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। आपको पता है कि पावर इक्वल टू होता है हमारा वी आई कॉस फाई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस फाई का क्या वैल्यू रखें कि हमारा पावर जो होगा मिनिमम कंज्यूम होगा। तो कॉस 90 डिग्री अगर रख देते हैं आप, यानी फाई की जगह 90 डिग्री, कहने का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में अगर ये हमारा वोल्टेज का वेव फॉर्म है और ये अगर हमारा करंट का वेव फॉर्म है, तो इस सिचुएशन में हमारा फाई, यानी इन दोनों के बीच में जो लीड लैग कर रहा है कितना है, 90 डिग्री है। तो कॉस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। और कॉस डिग्री 90, यानी एक तरह से ये जीरो, तो हमारा ये पूरा पूरा पावर जीरो। यानी यही हमारा एक कंडीशन है जिसपे हमारा मिनिमम पावर कंज्यूम होगा। तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉल। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द सेम पीक वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग वेव विल हैव द हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू। यानी इन चारों ऑप्शन में से, यानी चारों ऑप्शन वेव में से कौन सा ऐसा वेव होगा जिसके पास सबसे हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू होगा, तो ये होगा हमारा स्क्वायर वेव। और यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट वेव्स का किस तरीके से हम लोग याद करेंगे। देखिए, जो हमारा साइन वेव होता है और जो हमारा फुल वेव, रेक्टिफाइड साइन वेव, ये हमारा दोनों आपस में बराबर होता है। यानी जो वैल्यू साइन वेव का होगा वही वैल्यू हमारा फुल वेव रेक्टिफायर साइन वेव का होता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फिगर बना देता हूँ मैं। ये हम लोग का एक साइनोसोडियल वेव फॉर्म है, यानी साइन वेव है। ये हमारा हाफ पॉजिटिव और ये हम लोग का हाफ नेगेटिव हो गया।
तो जब हम लोग एवरेज वोल्टेज की बात करेंगे यहाँ पे, यानी वी एवरेज जब भी निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 Vm/पाई, जहाँ पे ये 2 आपको याद रखना है, ठीक है। 2 कहाँ से आया, तो ये हाफ पॉजिटिव और ये हम लोग का हाफ नेगेटिव, ठीक है। उस बेसिस पे हम लोग 2 लिखेंगे, और Vm/पाई ये कॉमन होता है। साइन वेव, यानी चाहे वो फुल वेव हो या फिर साइन वेव हो या फिर हमारा हाफ वेव हो, ठीक है। उसी तरीके से हमारा आरएमएस वैल्यू होता है, यानी आरएमएस वोल्टेज अगर निकालना होगा तो ये होता है हमारा Vm/√2, ठीक है। ये दोनों केस के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी वैलिड है। वही अगर हम लोग बात करते हैं हाफ वेव की, तो हाफ वेव में यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्राफ बना देता हूँ, ये हम लोग का हाफ वेव है, ठीक है। तो हाफ वेव में देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, एक पॉजिटिव ही है ना, हाफ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जब हम लोग एवरेज की बात करेंगे, यानी वी एवरेज की, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ होगा Vm/पाई, ठीक है। यानी 2 हमारा हट जाएगा, इसमें क्या है, एक ही है ना एक तरह से। तो यहाँ पे आप एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात हमारा बराबर है। वही अगर आप आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, यानी आरएमएस वोल्टेज की, तो ये होता है हमारा Vm, यानी Vm तो रहेगा ही रहेगा, बस यहाँ पे 2 आ जाता है, √2 की जगह 2 आ जाएगा। और ये 2 कैसे याद रखना है, देखिए इसका यहाँ पे 2 वेव था, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। उस बेसिस पे इसके छत पे, यानी इसके सर पे एक छत था, ठीक है। यानी रूट था एक तरह से, क्या है, छत है ना एक तरह से डाला हुआ, यदि इस पे बारिश वारिश होगा तो इससे बच सकता है, ये एक तरह से बैकअप है इसका। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका हाफ जो है सिर्फ और सिर्फ अकेले है, ये अकेले है तो इसके ऊपर कोई छत नहीं होगा, ठीक है। अकेले है तो एक तरह से इसके पास पावर नहीं है ना ज़्यादा, तो ये आपको मे बी कन्फर्म हो गया होगा। अब देखिए जो हम लोग का स्क्वायर वेव होता है उसको समझते हैं। और अभी वेव को समझने से पहले यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें। अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर भी हमारा क्या होगा, साइन वेव का और फुल वेव का दोनों का बराबर होगा। फॉर्म फैक्टर यानी एफ बराबर, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है हमारा आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, ठीक है। यानी वी एवरेज कर लेते हैं सीधे से। यहाँ पे देखिए तो Vm/पाई है, इसका मतलब क्या है, इसको आप कैल्सी में डालिए, यानी 2/पाई लिखा हुआ है ना एक तरह से। Vm तो कांस्टेंट है, Vm को भी आप हटा दीजिए, इसको जब 2/पाई कीजिएगा तो यहाँ से आपका एवरेज वैल्यू आएगा 0.636, ठीक है। और ऊपर में हमारा क्या होगा, एक तरह से Vm लगा रहेगा। और यहाँ पे आरएमएस वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, एक तरह से Vm है तो Vm रहने देते हैं, क्या है हमारा 1/√2 है ना, 1/√2 को आप कैल्सी में डालिएगा तो क्या होगा 0.707, और यहाँ पे Vm था तो Vm इसके साथ लगा रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए आप, इसका वैल्यू ये वाला पुट कीजिए, यानी आर एम एस वैल्यू ये है ना, पहले इसको पुट करते हैं 0.707, और यहाँ पे वी एम भी होगा ना आगे में, तो वी एम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, इसको पहले पुट कीजिए, उसका इसको पुट कीजिए, ये कितना है 0.363, इसको आप काटिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1.11। ये आपका फॉर्म फैक्टर हो गया, और ये दोनों के लिए वैलिड है। वही यहाँ पे आपसे बोला पीक फैक्टर निकालने के लिए साइन वेव का या फिर हम लोग का फुल वेव रेक्टिफायर साइन वेव का, तो यहाँ पे पीक फैक्टर बराबर होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्पेस बचा नहीं यहाँ पे। तो इसको जब आप कीजिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा हमारा, आई मैक्स होगा या फिर वी मैक्स होगा, यही है ना मैक्सिमम वैल्यू, इसी को तो बोलते हैं आई मैक्स लिखिए चाहे वी मैक्स लिखिए, डिवाइडेड बाय आर एम एस वैल्यू। तो आर एम एस वैल्यू कितना होगा हमारा 0.707 आई मैक्स। अरे भाई आर एम एस वैल्यू कहाँ गया, यही तो है ना, यही वाला आर एम एस वैल्यू कितने बराबर है, इसके बराबर है ना आर एम एस वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे वी एम और आई दोनों बराबर है, आई मैक्स लिखेंगे तो आई मैक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वी मैक्स लिखेंगे तो वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचा 1/0.7070। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 141, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है हमेशा। अब देखिए ठीक इसी तरीके से हम लोग वेव हाफ वेव का भी समझ लेते हैं। तो हाफ वेव हम लोग इधर रखते हैं साइड में, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर बराबर हमारा क्या होता है आर एम एस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू। आर एम एस वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, ये क्या है, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे 0.5 वी एम होगा ना हम लोग का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.5 वी एम।
डिवाइडेड बाय, इसके जगह क्या लिखेंगे 1/पाई, यानी एक तरह से। सो आप कैल्सियम में डालिएगा ना वैल्यू, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 0.318 वीएम। ठीक है, वीएम से वीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका 1.57। ठीक है, ये आपका फॉर्म फैक्टर हो गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पीक फैक्टर निकाल लेंगे, तो पीक फैक्टर बराबर हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स लिखिए या फिर हमारा आई मैक्स लिखिए। करंट है तो करंट लेके चलेंगे, वोल्टेज है तो वोल्टेज लेके चलेंगे। और नीचे में हमारे क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है, तो आरएमएस वैल्यू का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0.5 वी एम। अगर वी एम लेके चलते हैं तो वी एम अगर रहेगा तो ऊपर वाला वी एम कट जाएगा यहाँ से, फिर आपको इसको यहाँ से मिल जाएगा आपका एक तरह से 2। ठीक है, 2.0 यानी एक तरह से 2। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वेव फॉर्म को समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का रेक्टेंगुलर, और इसी को कहते हैं स्क्वायर वेव फॉर्म। और इसमें अगर हम लोग एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, यानी एवरेज वोल्टेज या फिर करंट की बात करते हैं, तो ये हमारा आई मैक्स के बराबर होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। और इसमें अगर हम लोग आर एम एस की बात करते हैं, तो आर एम एस हमारा ये भी एक तरह से आई मैक्स के ही बराबर होता है, यानी एवरेज और आर एम एस दोनों बराबर होता है। इसीलिए अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, स्क्वायर वेव में दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें फॉर्म फैक्टर निकालिएगा, तो फॉर्म फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, आर एम एस बटा एवरेज, यानी एवरेज वैल्यू, है ना। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ से 1 आएगा। और इसी तरीके से पीक फैक्टर निकाल लीजिए तो ये भी हमारा 1 आ जाएगा, वैल्यू बस पुट कीजिए आ जाएगा आपका 1। उसी तरीके से हमारा क्या है, 1 कैसे आएगा ये भी समझ लीजिए, मैं भी आपको समझ में, आई मैक्स बटा आई मैक्स लिखेंगे, कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, यहाँ पे भी वही है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द सेम पीक वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज़ द लीस्ट मीन वैल्यू, यानी किसका सबसे कम एवरेज होता है, एवरेज वैल्यू किसका सबसे कम होता है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का। और इसका जो होता है हमारा ये होता है एवरेज बराबर वी एम बाय पाई, अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो। और अगर करंट की बात करते हैं तो आई मैक्स बाय पाई। ठीक है, ये हमारा एवरेज करंट और ये हमारा एवरेज वोल्टेज। और अगर आपको और भी डिटेल में समझना है कि वैल्यू आता कहाँ से है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, और उसमें हम लोगों ने कैसे थायरिस्टर से कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी में, वो मैंने समझाया है उसमें, तो आप उसको देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और नॉर्मल डायोड यूज़ करके हम लोग कैसे ये एक्सप्रेशन लाते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग का करंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग से पूछता है इस करंट का आई मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है करंट का फिर वोल्टेज का, ये होता है हमारा आई मैक्स साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे बुक में जो दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में हमारा ये है 100 साइन 314 टी, है ना। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिए, तो ये हमारा आई मैक्स है, तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है आई मैक्स जो होगा हमारा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह इतना वैल्यू दिया है ना, यानी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ होता है। तो ओमेगा की जगह कितना लिखेंगे 314 लिखेंगे, और यहाँ से 2 पाई एफ, तो यहाँ एफ यहाँ से निकाल लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा C4 कैट। ठीक है, 100 एम्पियर आई मैक्स हो गया और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हो गया। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हम लोग का हाफ वेव साइन वेव है। ठीक है, यानी सिंपली मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हम लोग का हाफ वेव हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है हमारा जो आर एम एस वैल्यू है, यानी हमारा आई आर एम एस दिया हुआ है हमारा 100 एम्पियर। ठीक है, अब बोलता है इसका वैल्यू फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा। तो देखिए ये मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पे फुल वेव हो गया। अब फुल वेव में हम लोग को आई आर एम एस बताना है क्या होगा। तो आई आर एम एस यानी फुल वेव का क्या होता है हमारा आई मैक्स बाई √2, है ना। अब यहाँ पे देखिए हाफ वेव में आते हैं पहले। तो हाफ वेव पे यानी इसी डाटा से हम लोग को निकालना होगा ना आई मैक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आई आर एम एस होता है हाफ वेव का, ये होता है हमारा आई मैक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, आर एम एस हम लोग का 100 एम्पियर है, और आई मैक्स बाई 2 हो जाएगा, यानी आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 एम्पियर। अब ये आई मैक्स जो है हमारा इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये हाफ वेव है, हाफ वेव कहने का मतलब इसका एम्पलीट्यूड यही है ना,
ठीक है, मैक्सिमम मतलब ये जो मैक्सिमम उठा यहाँ पे, जो एम्पलीट्यूड हुआ उसका, तो वही तो इसका भी होगा ना एम्पलीट्यूड। जो हाफ वेव का एम्पलीट्यूड है वही तो एम्पलीट्यूड इसका भी होगा, यानी आई मैक्स जो होगा इसका और इसका दोनों सेम होगा ना। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई मैक्स 200 डिवाइडेड बाई रूट टू करेंगे, तो यहाँ से आपका सीधे वैल्यू मिल जाएगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हम लोग के पास एसी वोल्टेज है और इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। अब आगे बोलता है इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का 50 वोल्ट है। अब हम लोग से पूछ रहा है कि 1/600 सेकेंड पे, यानी टाइम पीरियड हमारा दिया हुआ है, हम लोग को वोल्टेज का वैल्यू बताना है कितना होगा। देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। वोल्टेज का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम लोग का वी मैक्स यानी हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में 50 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 50 पुट करेंगे, साइन जैसे वैसे वैसे ही रखेंगे, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई एफ लिखेंगे, और यहाँ पे टी जैसे वैसे वैसे ही रखेंगे, 50 sin 2 पाई, फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है 50, तो 50 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, टी की जगह दिया हुआ हमारा 1/600 सेकेंड। अब देखिए इसको काट दीजिए, ये कटेगा हमारा 12 बार में, और ये हो जाएगा 50 sin, इसको और काटिए यहाँ पे, ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे होगा, ये हो जाएगा हमारा पाई/6। अब देखिए साइन पाई/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 गुने साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 180/6 कीजिएगा कितना होगा, 30 डिग्री होगा ना। अब 50 गुने साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, यहाँ से आ जाएगा आपका 25 वोल्ट। ठीक है, यानी 1/600 सेकेंड के बाद हम लोग को जो वोल्टेज मिलेगा ये मिलेगा हम लोग का 25 वोल्ट का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हम लोग के पास साइन वेव वोल्टेज है, और एक तरह से साइनोसोडियल वेव फॉर्म है हम लोग का वोल्टेज का, तो क्या होगा, जीरो से हमारा वेरी करेगा मैक्सिमम तक। तो वही दिया हुआ है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी वी मैक्स, ये हम लोग का दिया हुआ है 200 वोल्ट। यानी इस पॉइंट पे, यानी जैसे ही हमारा 90 डिग्री पहुंचेगा, इसका वैल्यू दिया वी मैक्स 200 वोल्ट। अब हम लोग से बोलता है कि 30 डिग्री पे अगर हमारा रहेगा, 30 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा, है ना, इस पॉइंट पे होगा 30 डिग्री, क्योंकि इसको अब बाहर निकालिएगा तो एक तरह से क्या है 180 डिग्री है ना अपने आप में ये। तो यहाँ पे होगा, मान लेते हैं ये 0 डिग्री हुआ यहाँ पे, ये 30 डिग्री होगा, 45 होगा, उसी तरीके से यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, तो 90 पे हमारा मैक्सिमम होता है, तो 90 यानी वी मैक्स दिया हुआ है, हम लोग से पूछ रहा है 30 पे कितना होगा, तो ऐसे लिखिए साइन वेव है, तो साइन 90 डिग्री बराबर 200 वोल्ट लिखेंगे, यानी साइन 90 पे हम लोग को 200 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, एक तरह से परपेंडिकुलर है ये। तो एक पे कितना मिलेगा, यानी साइन 1 डिग्री पे कितना मिलेगा, क्या होगा 200 वोल्ट बटा साइन 90। समझ रहे हैं। अब हम लोग को निकालना कितना पे है, साइन 30 पे निकालना है, तो यहाँ पे साइन 30 से हमारा क्या होगा, गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करता, साइन 90 बराबर कितना होता है 1 होता है, तो नीचे का तो 1 ही रहेगा, गुना साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी ये हो जाएगा हमारा 100 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग के पास दो साइनोसोडियल करंट है, और इन दोनों साइनोसोडियल करंट का यहाँ पे टाइम डोमेन में वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग से पूछता है कि इन दोनों करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का दो वेव फॉर्म है, ये पहला वेव फॉर्म हो गया, और एक हमारा दूसरा वेव फॉर्म है, तो इसमें लीड लैग करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल से ही पता चल रहा है आपको, थीटा से प्लस माइनस है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का मैं दिखाता हूँ कि मान लेते हैं 90 डिग्री का होता तो ये इस तरीके से वेव फॉर्म होता, तो इन दोनों के बीच में कुछ फेस डिफरेंस होता ना, तो थीटा होता, ये हम लोग को वैल्यू बताना है अभी। तो यहाँ पे I1 दिया हुआ है हमारा 100 sin ओमेगा टी, और ये पाई/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180/3, यानी 60 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 60 डिग्री। ठीक उसी तरीके से हमारा I2 है, तो I2 हमारा 150 sin ओमेगा टी -45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पाई/4 45 के बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से पता चल रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, यानी I1 जो होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होगा I2 का ये हमारा ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे इसी वेव फॉर्म को दिखाऊं तो ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री का तो फेस शिफ्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, यानी I2 का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, नीचे में भी और ऊपर में भी। ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा लग गया। अब हम लोग यहाँ पे थीटा से बताना है ना, यानी फेस डिफरेंस बताना है, तो अभी हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे ज़्यादा, मैंने बस समझाने के लिए बताया आपको। थीटा बराबर यानी इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस निकाला, यानी माइनस करेंगे, क्योंकि फेस डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है,
तो थीटा बराबर होगा 60, माइनस करना है माइनस का साइन देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे 45। इसको आप कर लीजिए, माइनस माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको जब ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 105 डिग्री का दोनों के बीच में फेज शिफ्ट है। और ये सब मैंने एसी फंडामेंटल में बताया है, एसी सर्किट जब मैं बता रहा था वहाँ पे, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास ट्रायंगुलर वेव है, और इस ट्रायंगुलर वेव का यहाँ पे हम लोग को आरएमएस दिया हुआ है। तो हम लोग से पूछ रहा है पीक वोल्टेज क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था ट्रायंगुलर वेव के लिए हमारा जो आरएमएस होता है, ये हमारा किसके बराबर होता है, साइन वेव के बराबर होता है, यानी आई मैक्स बाई √2 होगा, है ना। आरएमएस हमारा दिया हुआ है 200, यहाँ से हम लोग आई मैक्स निकालें, यानी √2 यहाँ पे गुना हो जाएगा, √2 से आप गुना कीजिएगा, वही आपका आंसर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हम लोग के पास बल्ब है, और इस बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है 300 वाट 200 वोल्ट। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे करंट का वैल्यू बताना है। तो ये मान लेते हैं हम लोग का एक बल्ब है, और इस बल्ब को हम लोग एसी सोर्स से कम एक तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, 200 वोल्ट दे रहे हैं सप्लाई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी तो मतलब है नहीं, हमारा एक तरह से बल्ब है नहीं, रेजिस्टिव लोड है, तो फ्रीक्वेंसी से हम लोग कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग रेटिंग के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो पी इक्वल टू होता है हमारा वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाय पी। ठीक है, वोल्टेज हमारा 200 गुने 200 करेंगे, और यहाँ पे पावर हमारा 300 है, ये कट जाएगा, यानी 2 to the 4 400/3 आ गया हम लोग का रजिस्टेंस। अब हम लोग करंट निकालना है, यानी इसमें करंट कितना एम्पीयर का फ्लो करेगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यानी एक तरह से बल्ब को रिमूव करके यहाँ पे मैं 400/3 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। यहाँ से हम लोग दे रहे हैं 200 वोल्ट का सप्लाई। अब आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर होगा। वी हमारा यहाँ पे है 200, और आर है हमारा 400/3, यानी 400 गुने 3 पहुँच जाएगा, ये 2 0 2 0, और ये 1/2, यानी ये आ जाएगा हमारा 1.5 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और ये थोड़ा टॉपिक लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो उसको मैं धीरे धीरे कवर करूँगा, और हो सके कल से मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा फिर।